आज का ये जो कार्यक्रम आपने किया, it's just a spark. And this spark has the power to ignite. Not burn the house, but ignite your inner structure. Ignite your inner zeal to know more about yourself. Ignite your creative thoughts, ignite your creative energy, ignite your sense of self-inquiry, which is missing gravely these days, a sense of self-inquiry. So, the way you have presented today, the way you have spoken today, the way you have carried yourself today, the way you have articulated, the way you have comprehended most of the aspects of this subject, it really deserves a standing ovation for all of you. So I'm again complimenting all of you. You have spent, this is a compliment to yourself. You have risen for yourself and to all those. Please sit down. So kabhi we must compliment ourselves when you do some small things. And believe me, when you put one step towards yourself, the inner yourself puts 4 steps for you to take you forward. And this is my personal experience in last couple of years. हमारी प्रॉब्लम क्या है, आप में से किसी बच्चे ने कहा था, शीशा और धूल की बात की थी। वो गालिब का शेर भी है बड़ा अच्छा, कि उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल थी चेहरे पे आईना साफ करता रहा। तो किसी बच्चे ने ये कहा था, और ये फैक्ट है, धूल थी चेहरे पे आईना साफ करता रहा इज एक्चुअली सिंबॉलिक। हमें मालूम ही नहीं होता कि हम में कमियां क्या हैं, हमारी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं। हम अपना एक लाइफ का परसेप्शन लेके चल पड़े हैं, मुझे तो सब पता है, मैं सब जानता हूँ, यही ठीक है, यही सही तरीका है करने का, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, जो बाकी लोग कह रहे हैं वो सही नहीं है। एक परसेप्शन है, एक जजमेंट है हमारी लाइफ में, हमने अपने लिए बना रखी है, हमने औरों के लिए बना रखी। ये तो ऐसा ही है, ये इस तरह से करता है, ये इस तरह से सोचता है, ये काम करता है, ये काम नहीं करता, इसे ये आता है, इसे ये नहीं आता। एक जजमेंट है हमारी लाइफ। और अगर आप कभी एनालाइज करो अपने साथ, आप जो दिन में करते हो, आप जो हर दिन करते हो, हर मोमेंट में करते हो, वो कौन कराता है मेरे से? मेरे थॉट्स करवाते हैं। वो थॉट्स आते कहां से? वो थॉट्स मेरी मेमोरी में से आती है। मेमोरी कहां से लेके आती है? मेमोरी अनुभवों से लेके आती है। यानी मेरी मेमोरी में मेरा एक्सपीरियंस स्टोर हो जाता है। जो भी मैं करता हूं, जो भी मैं अनुभव करता हूं, और जिस अनुभव को मैं अलाउ करता हूं कि मेरी मेमोरी में वो चला जाए, यानी वो अपने इंप्रेशंस छोड़ दे मेमोरी के अंदर, तो वो मेरा थॉट बन जाता है। क्योंकि मेरे अनुभव जिनको मैंने अलाउ किया है मेरी मेमोरी में रहने के लिए, और दूसरी चीज क्या है? नॉलेज। मैंने जो नॉलेज गेन की उसे भी मैंने अपनी मेमोरी में डाला। कुछ नॉलेज है हम डिस्कार्ड कर देते हैं, कुछ अनुभव याद ही नहीं करते, लेकिन अल्टीमेटली मेमोरी है क्या? मेरी मेमोरी के अंदर जो इंप्रेशंस हैं जिनको मैंने अलाउ किया है कॉन्शियसली, और वो स्टोर हो गए हैं, और वही मेरे को ड्राइव करते हैं। क्योंकि मेमोरी में वो हार्ड हो जाते हैं समय के साथ। अगर उनकी रिपीटिशन हो जाती है, जैसे मान लो मैंने कहा ये आदमी, अभी मुझे लगा इसने मेरे साथ कोई बुरा किया, या जिसको मैंने परसीव किया मेरे साथ ठीक नहीं किया, मैंने वो स्टोर कर लिया। कल इससे थोड़ा सा कुछ ऐसा और कुछ किया, वो फिर स्टोर हो गया, वो रीइंफोर्स किया उसने मुझे, और फिर मैं कभी भी इसको देखता हूं तो मेरी मेमोरी तुरंत मुझे कहती है ये तो वो आदमी है ना, ये ऐसे करता है। तो एक पैटर्न मेरा माइंड क्रिएट करता है, और वो पैटर्न ही आप कभी आंख बंद करके देखना, आपको चलाने वाला और कोई नहीं है, आपके मेंटल पैटर्न्स है। तो ये जो बुक है, ये बुक वो धूल को हटाना, धूल मतलब वो जो पैटर्न है, जो पैटर्न मैंने माइंड में क्रिएट कर रखे हैं ना, जिनके द्वारा मैं आज जज करता हूं हर किसी को, अपनी पत्नी को भी, अपने बच्चों को भी, अपने पेरेंट्स को भी, अपने दोस्तों को भी, पड़ोसियों को भी, अपने सहपाठियों को भी, अपने टीचर्स को भी, अपने कोलीग्स को भी, समाज को भी, इसको भी, उसको भी।
वही पैटर्न्स मुझे ड्राइव करते हैं सब करने में। धूल का मतलब है जिस दिन मैं उन पैटर्न्स को समझना शुरू करूं, और इस पुस्तक का सबसे बड़ा अर्थ पहले 2 चैप्टर्स का, जिस दिन आपने अपने आप को समझना शुरू किया, सबसे पहला कदम यह है कि मैं रिफ्लेक्ट तो करूं, आज मैंने ये 10 चीज किए, ये 10 बिहेवियर्स डेमोन्स्ट्रेट किए, इसके पीछे कौन से पैटर्न हैं मेरे मेंटल कंस्ट्रक्ट के जो मेरे से ये करवा रहे हैं। क्योंकि हमें कभी पता ही नहीं होता ना, हम तो जो कर रहे हैं हमें उसकी अवेयरनेस ही नहीं है मैं क्यों कर रहा हूं। जैसे अब अभी चर्चा चल रही थी, लोग बोल रहे थे, ऋषिपाल जी खड़े होकर पीछे कह रहे मत बात करो, हम जानते हैं आगे चल रहा है लेकिन अवेयर ही नहीं है, बात कर रहे हैं। वी आर नॉट अलर्ट टू व्हाट्स हैपनिंग, क्योंकि मेरा इनर पैटर्न मुझे डिरेल कर देता है, इधर उधर क्या फर्क पड़ता है, इधर कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। वो कारण ये है मैं अवेयर नहीं हूं, और जिस समय मैं अवेयर होना शुरू हो जाता हूं, अब अवेयर होना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी जो फिजिकल कॉन्शियसनेस है और हमारी जो अंदर की, जिसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियसनेस, फिजिकल कॉन्शियसनेस को आप अर्जित करते हो, पैदा हुए और अगले 2 साल 5 साल, आप देखो बच्चा जब पैदा होता है उसे कुछ नहीं पता होता, क्लीन स्लेट है, वो सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है, और वो ऑब्जर्वेशन उसकी माइंड में जाना शुरू हो जाती है, उसे चलना भी नहीं पता होता, जब वो एक कदम रखता है गिर जाता है, माइंड में एक इंप्रेशन चला गया, अच्छा ऐसे उठने से मैं चल पाऊंगा, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, लेकिन समझ जाता है मेमोरी में उठने से ही चल पाऊंगा। और जब वो कंस्ट्रक्ट बनना शुरू हो जाते हैं तो वो फिजिकल कॉन्शियसनेस है मेरी, और मैं पूरा जीवन उसी फिजिकल कॉन्शियसनेस से चलाता हूं। ये मम्मी है, ये डैडी है, ये अपना है, ये अपना नहीं है, ये पड़ोसी है, ये चीज मेरी है, मेरी नहीं है, ये उसकी है, ये मुझे लेनी है, ये कंस्ट्रक्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब हमारा जीवन फिजिकल कॉन्शियसनेस में ही निकल जाता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वाइस चांसलर हूं, मैं रजिस्ट्रार हूं, मैं डीन हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं ये फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, लाइफ इसी में निकल जाती है। ये फिजिकल अवेयरनेस है, फिजिकल कॉन्शियसनेस है। लेकिन इसके पीछे भी एक चीज है जिनके बारे में मुझे मालूम ही नहीं है, जो मेरी फिजिकल कॉन्शियसनेस को ड्राइव करते हैं, जो उसे पुश करते हैं, मुझे पता ही नहीं। मैं गुस्सा करता हूं केवल फिजिकल कॉन्शियस से नहीं, उसके पीछे की जो सबकॉन्शियसनेस है। लेकिन ये सबकॉन्शियसनेस आती कहां से है? हमारे भारत की फिलॉसफी है जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, है ना। अब हर जन्म में, इस जन्म में आप जो करोगे वो आपके कार्मिक इंप्रेशंस आपकी कॉन्शियसनेस में तो गए, और वहां से आपकी सबकॉन्शियसनेस में स्टोर हो रहे हैं। जैसे कंप्यूटर में हम हार्डवेयर में स्टोर करते हैं और फिर सॉफ्टवेयर, तो जो आप करते रहते हो कंप्यूटर भी सेल्फ लर्निंग करता है। आज जो चैट जीपीटी आप करते हो, चैट जीपीटी में जितना भी कुछ आप लिखते जाओगे वो आर्टिफिशियली उसको स्टोर करता जाता है, और चैट जीपीटी की अपनी इंटेलिजेंस बन जाती है। फिर कभी भी आप 1 महीने बाद उससे कोई प्रश्न पूछो, अगर उसके अंदर वो स्टोर किया होगा कभी, वो उसको भी रेफर करेगा आंसर में। तो हमारा चित्त भी, हमारी सबकॉन्शियसनेस भी स्टोर कर रही है आप जो कर रहे हैं, चाहे कोई आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है। हम कभी कभी सोचते हैं ना, किसी को क्या पता लग जाएगा, मैं तो ऐसे कर लूंगा, लेकिन आप ये भूल रहे हो, आपके पीछे की जो विटनेसिंग कॉन्शियसनेस है वो आपको देख रही है, वो कुछ नहीं करती। आप कूदना चाहो पहाड़ से, वो कुछ नहीं करेगी, वो देख रही है आपको, वो तो सिर्फ ऑब्जर्व कर रही है आपको, आप क्या करते हो, बस जो करोगे वो स्टोर करती जाएगी। आप अच्छा करोगे अच्छी चीज स्टोर करेगी, आप बुरा करोगे वो बुरी चीज स्टोर करोगे, और जो चीज भी वो स्टोर करेगी वही आपके संस्कार बनेंगे, वही आपकी सबकॉन्शियसनेस बनेगी। तो जब हम जाएंगे यहां दुनिया से, तो हम सब कुछ तो छोड़ देंगे, लेकिन लेके क्या जाएंगे? वही जो सबकॉन्शियसनेस में मेरे संस्कार मैंने क्रिएट किए हैं। इसलिए लाखों सालों के जन्म मरण, हम कितने लाखों साल में पैदा हुए होंगे, मरे होंगे, पैदा हुए होंगे, तो मेरी उस कॉन्शियसनेस के ऊपर ये जो सब कॉन्शियसनेस है, मेरी जो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, को आपने कहा प्योर कॉन्शियसनेस, जो शिव है। कितने लोगों ने यहां मूवी देखी है लूसी? लूसी देखी है आपने? लूसी में अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे, वो भी साइंस फिक्शन मूवी है, वो अंत में दिखाता है
लूसी तो इस वर्ल्ड में है, लेकिन जब उसके अंदर वो TS4 का इंपैक्ट पड़ता है तो वो इवेंचुअली अपने पहले पहले यानी लाखों हजारों साल पहले, वो सबसे पहले क्या थी, उस साइंस फिक्शन में यही दिखाने की कोशिश की गई है कि आप जो आपको लगता है वो अभी हो, वो नहीं हो। अब हजारों लाखों सालों का जो एक्यूमुलेशन है आपके अनुभवों का, वो आपके सबकॉन्शियसनेस में है, आप वही हो, क्योंकि वही आपको ड्राइव कर रहा है। लेकिन वो धूल है, उसके पीछे भी कुछ है, वही है चित्त, वही है प्योर कॉन्शियसनेस, वही है शिव। शिव मतलब जैसे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस ऐसे शब्द यूज करते हैं ना, ये तो आज के मॉडर्न शब्द हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जब अपने साइंस के हिसाब से देखा, उन्होंने शिव शब्द इस्तेमाल किया। फर्क इतना ही है। हमने फिर समाज ने शिव को विभिन्न रूपों में देखा, किसी ने मंदिर में देखा, किसी ने उसको सड़क पर देखा, किसी ने पेड़ में देखा, किसी ने कहीं देखा। वो समाज की अपनी अपनी धारणाएं बनती जाती हैं। अब जैसे स्कूल है, आप लोअर स्कूल में आप स्कूल जाते हो तो वहां आपको उसी तरह से चीजें दिखाते हैं, वहां आपको चीजें भी दिखाएंगे, अल्फाबेट दिखाएंगे, उसका कॉरस्पॉन्डिंग को इमेज भी दिखा देंगे। लोअर लेवल पर समझने के लिए आपको विभिन्न तरीके चाहिए, लेकिन शिव इमेजरी के बाहर है, क्योंकि अल्टीमेटली शिव तो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है, जिस कॉन्शियसनेस से पूरी सृष्टि क्रिएट होती है। तो जो सृष्टि यानी जो मैं, ये टेबल, ये कुर्सी, ये मकान, ये कायनात, ये पेड़ पौधे, ये मैनिफेस्टेशन ही तो है उस कॉन्शियसनेस की। लेकिन मुझे दिखती क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो धूल है ना, वो इतने हजारों लाखों सालों की सब कॉन्शियसनेस है, और अभी वाली जो कॉन्शियसनेस है मुझे वो देखने, ट्रांसेंड नहीं करने देती। इसलिए उस कॉन्शियसनेस को जो अभी बेटी ने दिखाया था उर्मिला ने, कि उसमें जो उपाय है, अब वो उपाय ऐसा नहीं है कि बैठे और हो गया। अब कई लोगों को तो लाखों साल लग जाते हैं। हमारे यहाँ एक कश्मीरी एक बहुत रिनोड स्कॉलर है, उसका नाम ललेश्वरी है। पता नहीं कितने लोगों ने सुना है ललेश्वरी का नाम। कश्मीरी स्कॉलर रही है, उसने कश्मीरी में बड़े ब्यूटीफुल सर्मन्स दिए हैं। मतलब शिव सूत्रों को जो इतने कठिन है समझना, उसने एक सूत्र में, मतलब ऐसे कई सूत्र हैं उसके, उसने कहा कश्मीरी में, आपको समझ में नहीं आई लेकिन मैं हिंदी बताऊंगा। गोरन वर्णम कुनई वसुन नेब्रे दुपनम अंदरे अचुन सुई गो ललिवे वाक्त वसुन तबे तुम नंगे नचुन। यानी गुरु ने मुझे एक शब्द ऐसा कुछ कहा, और उस एक शब्द ने ऐसा तांडव मेरे जीवन में मचा दिया कि मैं बाहर से अंदर की ओर, यानी गोरन वर्णम कुनई वसुन एक शब्द कहा, नेब्रे दुपनम अंदरे अचुन, बाहर से अंदर की ओर मेरी दृष्टि चली गई। सुई गो लली में वाक्त वसुन, मतलब उसी ने मेरे जीवन में ऐसा तहसनस, ऐसा तांडव मचा दिया कि तवे में तुम नंगा ही न सुन। इसलिए लला इज डांसिंग नेकेड। नेकेड डांस doesn't mean without clothes. Naked dance means all the facades, all the limitations, all the beliefs, all the perceptions, all the judgments, they're all gone. I have recognized my true self. ये सब तो बेकार है। लेकिन उसको इमेजिन करो, उस लला को भी वो अचानक तो नहीं दिखा, कितने हजारों सालों का उसका ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस होगा कि तब जाके इस जन्म में उसको वो चीज रिकॉग्नाइज हुई। तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि जो हमें ड्राइव करती है, क्योंकि हमें इमीडिएट इंटरेस्ट, हमें पैसा चाहिए, घर चाहिए, स्टेटस चाहिए, नौकरी चाहिए, ये सब चाहिए। लेकिन इस कॉन्शियसनेस में उसके लिए कोई प्रतिरोध नहीं है। जैसे बहुत सारे प्रैक्टिसेस में हमें छोड़ना पड़ता, कहा जाता है कि आपको त्याग करना पड़ेगा सब। अब अगर इस फिलॉसफी में आप देखोगे जिसमें त्याग करने की जरूरत नहीं है, आपको बैलेंस करने की जरूरत है। आप पैसा भी कमा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो पैसा स्वार्थ के कारण से आप ना कमा रहे हैं। आप काम कर रहे हो वो केवल अपने व्यक्तिगत निजी हितों के कारण से नहीं कर रहे हो, उसमें सोसाइटी का भी हित हो, उसमें दूसरे का भी हित हो। पर वो कैसे आएगा? वो कॉन्शियसनेस में जो धूल पड़ी वो करने नहीं देगी ना। हैबिट हमारी इतनी स्ट्रांग है, और बिलीफ और
जजमेंट्स और परसेप्शन इतने स्ट्रांग है, करने नहीं देगा। तो इसलिए जब आप बैठते हैं, जो उपायों की बात इन्होंने कही, जब आप बैठते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाते, रोज 10 मिनट शाम को सोने से पहले जरा आज दिन के ऊपर मेरे आज के बिहेवियर्स, एक्शंस, मैंने जो आज किया उसके ऊपर बस रिफ्लेक्शन जब आप रोज करोगे ना, तो एक दिन ऐसा होगा, किसी को अगर आप चीज कोई दुर्भावना से करने की भी कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे। अब जैसे मैं कहूं किसी को, इस व्यक्ति को गाली दो, ऐसे तो मैं गाली देता हूं, लेकिन जब मुझे कोई कहे अवेयरनेस से गाली दो, या मैं कहूं क्रोध करो इनके ऊपर, आप किसी के ऊपर अवेयरनेस में क्रोध नहीं कर सकते। कोशिश करके देखो। जैसे मान लो अभी कहें ऋषिपाल जी क्रोध करो मेरे ऊपर, वाइस चांसलर है ना, ये बड़ा तंग करता है, क्रोध करो करके दिखाएं, अवेयरनेस में नहीं कर पाएंगे। जब आप अवेयर हो, लेकिन जब आप अवेयर नहीं होते क्रोध करते हो, गुस्सा भी करते हो, पीछे कुछ उल्टा सुल्टा बोलते भी हो। आप इमेजिन करो, जैसे ही आप अपने आप को एक विटनेसिंग कॉन्शियसनेस है ना, जो आपको मॉनिटर की तरह कहे क्या कर रहे हो, पर बाहर से कोई नहीं कहता, अंदर से आप याद रखना, आप किसी के बारे में बुरा सोचोगे नहीं। आप जैसे सोचना शुरू करोगे, पीछे के क्या कर रहे हो, अंदर से ही वो, लेकिन उसको जगाना तो पड़ेगा ना पहले। मुझे जैसे हम गॉसिप करते हैं ना, अब गॉसिप करके 10 लोग आए हैं, वहां किसी के प्रति क्रोध हो ही नहीं सकता। क्रोध का मतलब शिव क्रोध भी करते हैं, लेकिन अहित के कारण से नहीं, किसी का अहित के कारण से नहीं करेंगे, उसमें हित ही होगा। तो ये पुस्तक पर आपने इतना सुंदर आज बोला, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और चीज आपने वो 3 चीजों के बारे में आपने कहा था ना,